नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। नोएडा में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। ग्रेटर नोएडा के कासना में ये फैक्ट्री चल रही थी और फैक्ट्री से 36 पेटी जहरीली शराब बरामद हुई है। मौके से 2 वांटेड के शव भी मिले हैं और ये बड़ी बात भी निकल कर आई है कि इसी शराब के सेवन से बुलंदशहर में 6 लोगों की जान चली गई थी। बुलंदशहर नोएडा पुलिस एक्साइज जो विभाग की टीम है, इनका ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसके बाद ये कामयाबी मिली है और जिनके शव मिले हैं उनकी भी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। मुजफ्फरनगर के लिए बनाई गई थी जहरीली शराब, ये भी बड़ी बात निकल कर आ रही है। 36 पेटियां जो है शराब की बरामद हुई है और कनेक्शंस भी देखिए। बुलंदशहर में जो मौत होती है वो भी इसी शराब के इस्तेमाल से। वो जिम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जो जहरीली शराब का सेवन किया था, और आज होश में आने पे उसने बताया कि कासना क्षेत्र में A3/13 फैक्ट्री है, जिसमें 2 और व्यक्ति प्रदीप और संतोष शर्मा मरे हुए हैं। यह बात जब संज्ञान में आई तो वरिष्ठ अधिकारी गण के निर्देशन पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की पुलिस, एक्साइज की टीम और बुलंदशहर की टीम वहाँ पे गई। वहाँ पे प्रदीप और संतोष शर्मा दोनों मृत पाए गए। प्रदीप और कालू दोनों FIR में वांटेड नामित अभियुक्त हैं वहाँ बुलंदशहर में। 2 तारीख को एक एग्रीमेंट हुआ था मुख्य अभियुक्त मिंकू चंद्रभान और फैक्ट्री ओनर सुरेंद्र शर्मा में, और कालू के अनुसार 4-5 दिन पहले यहाँ पे लोगों ने अपना सारा सामान शिफ्ट किया था। 35.5 पेटी अवैध शराब, जिस पे बार कोड से ये पता चला कि यह मुजफ्फरनगर के लिए बनाई गई थी। 8 ड्रम 50 लीटर वाले और 2 ड्रम 200 लीटर वाले खाली मिले हैं। फर्द बनाई जा रही है, ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ही एक्साइज विभाग द्वारा फर्द बनाई जा रही है। यहाँ पे यह माल बना है या बाहर बना है, इसकी पुष्टि एक्साइज विभाग द्वारा की जाएगी। तो देखिए, इसे आप ऐसे मान के चलिए कि पश्चिमी यूपी में जो है एक तरह से इनका नेक्सस, बुलंदशहर में 6 लोगों की जानें ले चुके थे। मुजफ्फरनगर के लिए बारकोड से पता चलता है कि ये शराब बनाई जा रही थी, यानी कि वहां डिलीवरी होनी थी, और बन कहाँ रही थी? नोएडा में। तो एक तरह से ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, कोऑर्डिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके हिसाब से, और उसके बाद ये जो है हमें कहीं की कामयाबी मिलती है। अब ये 1, 2, 3, 4 या 1 महीने की बात नहीं हो सकती, यानी कि इस पर काफी समय से काम चल रहा था और चलता आ रहा भी होगा, लेकिन किसी को खबर क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल है। नोएडा से हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं और साथ ही बुलंदशहर से प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे, ये 1, 2, 3 दिन में तो हो नहीं सकता कि आपने एक प्लांट लगा लिया, माना आपने एक फैक्ट्री लगा ली और आप जो है पूरे पश्चिमी यूपी के लिए, क्योंकि बुलंदशहर में 6 लोगों की आप जान ले चुके हैं पहले ही, कितने लोग बीमार हुए, और अभी आप मुजफ्फरनगर के लिए शराब बना रहे हैं और फैक्ट्री नोएडा में, यानी कि आप पश्चिमी यूपी को जो है आपने एक टारगेट किया हुआ है। क्या और इंफॉर्मेशन मिली है? कौन कौन से लोग और इसमें शामिल हैं? किस दिशा में जा रही है जांच? देखिए, आपको बता दूं जीनत की, जब कल गौतम बुद्ध नगर पुलिस को, बुलंदशहर की पुलिस से पता चला कि जो एक व्यक्ति बीमार है, जो जिम्स में भर्ती है, उसे होश आ गया है, उसी की तफ्तीश के आधार पर बताया गया कि जो गौतम बुद्ध नगर का कासना कस्बा है, वहाँ पे 2/13 में एक फैक्ट्री चल रही है, जिसमें 2 लोग मृत पड़े हुए हैं। तो ये सारी सूचना जब बुलंदशहर पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर पुलिस को दी, तो दोनों पुलिस ने, गौतम बुद्ध नगर पुलिस और बुलंदशहर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और मौके पहुंचते हैं और फैक्ट्री में देखते हैं। तो फैक्ट्री में सबसे पहले 2 शव पड़े हुए मिलते हैं, जिनको पुलिस ने शिनाख्त करते हैं। जो ये दोनों व्यक्ति वो हैं जो जिनके खिलाफ बुलंदशहर में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था अवैध शराब सप्लाई करने के मामले में। तो पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है, जिससे
असली शराब से नकली शराब बनाई जाती थी। तो लगभग 36 पेटी शराब की बरामद हुई है। तमाम प्रकार के वहाँ ऐसे इक्विपमेंट मिले हैं जिनसे शराब की पैकिंग की जाती थी। बार कोड बरामद हुए हैं, बोतलें बरामद हुई हैं, उनके ढक्कन बरामद हुए, ड्रम बरामद हुए जिसमें शराब को मिक्स किया जाता था, तैयार किया जाता था। तो इस तरह के काफ़ी इक्विपमेंट पुलिस को मिले हैं। अब पुलिस का दावा है कि जो एक्साइज का डिपार्टमेंट है उसने कुछ सैंपल लिए और पता लगाया जा रहा है, जांच की जा रही है कि शराब जहरीली थी या पीने लायक थी, कहाँ से आई थी, कहाँ से नहीं आई थी। इस चीज़ की तफ्तीश की जा रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि शराब कहाँ से आई थी और कहाँ जानी थी। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जो वहाँ के बारकोड बरामद हुए हैं वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई कर रहे थे, जिसके लिए मुजफ्फरनगर जाने वाली शराब की बार कोडिंग मिली है। तो जो बुलंदशहर में मौत हुई है वो भी बताया जा रहा है कि यहीं से शराब बन के गई थी। उनका भी यहीं से जो है डिलीवरी हुई थी। अब हमारे साथ प्रशांत भी हैं। प्रशांत, जैसे अमित ने भी अभी जानकारी दी कि बुलंदशहर से भी कनेक्शन था और अभी मुजफ्फरनगर के लिए डिलीवरी होनी थी। बुलंदशहर की जो टीम है उन्हें और क्या जानकारियां मिली हैं? जीनत, देखिए, ये जो शराब है एक तरीके से जहरीली शराब थी। मिस इंडिया ब्रांड की शराब ने 6 लोगों की बुलंदशहर में जान ले ली है और अब उसके बाद ये शराब जो है जहर के रूप में मुजफ्फरनगर में बेचने के लिए तैयार की जा रही थी और मुजफ्फरनगर में इसकी डिलीवरी होनी थी। और हालांकि ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत कल देर शाम जो है छापेमारी की है, जिसमें एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री से 36 पेटी शराब और ड्रम, केमिकल, शराब बनाने के इत्यादि सामान, होलोग्राम बनाने की मशीनें तक बरामद हुई हैं। जिस तरीके से जो बार कोड भी तैयार किए जाते थे वो भी एक तरीके से फर्जी हुआ करते थे। और यहाँ जो मुख्य आरोपी जो इस शराब कांड में पकड़ा गया था, कुलदीप, उसके द्वारा ये पुलिस को जानकारी मिली थी कि ग्रेटर नोएडा में भी फैक्ट्री चल रही है। कल भी पुलिस ने कई जगह छापेमारी की थी जिसमें शराब की फैक्ट्रियां बरामद हुई थी और भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। कई शराब फैक्ट्रियां कल पकड़ी गई हैं, जिसके बाद लगातार बुलंदशहर पुलिस अब जाग रही है। जब से आबकारी विभाग की टीम भी सोई हुई थी और स्थानीय पुलिस भी सोई हुई थी, कहीं ना कहीं ये सोई जो है पुलिस की मिली भगत से, लेकिन अब नींद खुल गई है और न्यूज़ 18 भी इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और अमित, आप रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है जिस पर आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि नोएडा में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। शराब तस्करों को पकड़ने गई थी पुलिस की दबिश देने गई टीम पर यह हमला हुआ है। एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। लंबे समय से चल रही थी शराब की भट्टी। तलवार और तमंचे से लैस लोगों ने हमला कर दिया है, यानी कि इनके पास देखिए हथियार भी हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि एक ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए, लगातार लोगों की मौत हो रही है शराब के सेवन से। उस लिहाज से भी जो है पुलिस की जो टीम है एक ऑपरेशन चला रही है, लेकिन यहाँ पर जो है शराब तस्कर वो पुलिस पर हमला कर देते हैं। अमित, ये पूरी खबर बताइएगा। जैसे जिस तरह से बुलंदशहर में अवैध शराब से या फर्जी शराब से पीने से, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, इस तरह से चंडीगढ़ को भी एक सूचना मिली थी, चंडीगढ़ पुलिस को, कि गौतम बुद्ध नगर में नकली शराब की फैक्ट्री चल रही है, भट्टी चल रही है। तो उसी की क्वारी करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए चंडीगढ़ पुलिस गौतम बुद्ध नगर पुलिस के साथ रोहपुरा थाना क्षेत्र में एक गाँव में दबिश डालती है। जब दबिश डालने के लिए गाँव में जाती है तो ग्रामीण उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें एक उप निरीक्षक के साथ एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। जो हमलावर थे वो उसमें महिला भी शामिल थी। तलवारें, लाठी डंडे से वो सब लैस थे। बताया जा रहा था कि उस गांव में अवैध शराब चलाने की भट्टी काफ़ी लंबे समय चल रही थी। तो पुलिस को सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा और मुखबर द्वारा कि उस गांव में अवैध शराब बनाई जा रही है, बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। अमित, यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कीजिएगा, आपने कहा कि ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों में वो लोग जो हम देखते हैं कि कई बार कुछ महिलाएं भी शराब बेचती हैं, कुछ लोग जो हैं इस काम में शामिल होते हैं बेचने के, तो ये आप स्पष्ट कर दीजिएगा एक बार। देखिए, जो आरोपी हैं उनके परिवार के लोगों में से ही महिला थी जिन्होंने तलवारें, लाठी डंडे से हमला किया है। जो ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो आरोपी थे उन्हीं के परिवार के लोग थे जिन्होंने हमला किया। पुलिस ने ये बताया था कि जो इसमें लगभग 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जो लोग और हमला करने वाले थे उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। जल्दी वो लोगों को गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर
अब बड़े लेवल पर जो है टीम काम कर रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 4 बदमाश गोली लगने से जख्मी हुए हैं। 3 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। बदमाशों के पास से तमंचा, कार, टेम्पो बरामद हुए हैं। बदमाश बंधक बनाकर लूटपाट किया करते थे, लेकिन अब जो है पुलिस के हत्थे चढ़े हैं ये। कोरोना वैक्सीन का तीसरा ड्राई रन है आज। लखनऊ में 61 केंद्रों पर यह ड्राई रन होना है। लखनऊ में 60,000 हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन होगा और वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां यूपी में खास तौर से पूरी कर ली गई है। तो आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस साल की शुरुआत में कह दिया था कि मकर संक्रांति के बाद से ही जो है वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो हैं और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। तो 16 जनवरी से देश भर में आपात स्थिति में वैक्सीन लगाने की इजाजत 2 वैक्सीन को इजाजत मिली है और उसी लिहाज से यूपी भी तैयार है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। इसके साथ ही सीएम ने देश के वैज्ञानिकों का भी आभार जताया है। फर्रुखाबाद में सीएम योगी ने जन आरोग्य मेले की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि देश में 16 तारीख से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही सीएम योगी ने वैक्सीन के लिए देश के वैज्ञानिकों का भी आभार जताया। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे। यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। आपको बता दें, देश में 16 जनवरी से पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, जिसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। हाई लेवल मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने ये फैसला लिया। सीएम योगी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। सीएम योगी के निर्देश पर 4 भ्रष्ट अधिकारियों का डिमोशन कर दिया गया। उन्हें चौकीदार और चपरासी बनाया गया। यानी ये फैसला नजीर बनेगा और भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा। यूपी में भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। सरकार ने अपर जिला सूचना अधिकारी पद पर तैनात 4 अधिकारियों को डिमोट कर दिया। इन अधिकारियों को चौकीदार, चपरासी, ऑपरेटर और सहायक बना दिया गया है। सूचना व जनसंपर्क कार्यालय द्वारा पारित आदेश में कहा गया कि 3 नवंबर 2014 को इन अधिकारियों का प्रमोशन नियमों के विरुद्ध किया गया था। अब सभी को उनके मूल पद पर डिमोट किया जाता है। सरकार ने जिन अधिकारियों को डिमोट किया है वे हैं बरेली में अपर जिला सूचना अधिकारी नरसिंह, जिन्हें चपरासी बनाया गया। फिरोजाबाद में तैनात दयाशंकर को चौकीदार, मथुरा में तैनात विनोद कुमार शर्मा और भदोई में तैनात अनिल कुमार सिंह को सिनेमा ऑपरेटर बनाया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, अयोध्या। बर्ड फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लखनऊ में चिड़ियाघर में बर्ड सेक्शंस को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कानपुर के जूलॉजिकल पार्क को दर्शकों के लिए बंद किया गया है। इसके साथ ही सभी जानवरों को मुर्गे का गोश्त देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मेरठ के अगर हम बात करते हैं तो हस्तिनापुर वन्य सेंचुरी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। विदेशी पक्षियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। आगरा में भी वन विभाग और वन सेंचुरी पूरी तरह से जो विभाग है वो सेंचुरी में मुस्तैद है। कई पक्षियों के सैंपल्स लैब भेजे गए हैं। अयोध्या में 3 चिड़िया के मर जाने से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट्स आनी बाकी है कि इनकी मौत किस वजह से हुई। देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के साथ ही एक राज्य और बढ़ गया। इसके साथ ही झांसी, सोनभद्र, प्रयागराज और आगरा में लगातार पक्षियों की मौत हो रही है। इसको देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। लखनऊ के चिड़ियाघर को भी अलर्ट कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर लखनऊ के चिड़ियाघर में बर्ड सेक्शन सील कर दिया गया है। वहीं ताज नगरी आगरा में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट है। अब तक पक्षियों के 21 सैंपल जाँच के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल भेज दिए गए हैं। सैंपल्स जो हैं, जो इनकी मेन इंस्टीट्यूट है इन भोपाल, वहाँ पर सारे सैंपल्स रिसीव करा दिए हैं और शीघ्र ही हमें वहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगी।
बट प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए जब तक वो रिपोर्ट आए ना आए, जो रिमेनिंग हमारी चिड़िया थी, जो जंगल फाउल थी वहाँ पर, उसको हमने बेसिकली कल करवा के वहीं नष्ट करवा के जलवा दिया। कानपुर जू में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। अब तक चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 जंगली मुर्गों और तोतों की मौत हो गई है। उधर यूपी के वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने गोरखपुर के निर्माणाधीन चिड़ियाघर का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि जू बनने के बाद यहां टूरिज्म और बढ़ेगा। प्रदेश में बर्ड फ्लू के खतरे पर दारा सिंह ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ जंग में विजय पाई है, वैसे ही बर्ड फ्लू पर भी जल्द काबू कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा जब दुनिया में कोविड-19 को लेकर के कोहराम मचा था और देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जहाँ सबसे बड़ी जनसंख्या है, उसके मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने इस कोविड-19 पे पूरी तरीके से काबू किया है, मैं कह सकता हूँ चाहे जितनी भी डिजीज़ कोई आए, जो बर्ड फ्लू है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में पूरे प्रदेश में जिस तरीके से सजगता और सतर्कता के साथ हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जल्दी उस पर काबू पाने का काम करेंगे। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि पंजाब सरकार ने माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने से इनकार कर दिया है। पंजाब सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। पंजाब पुलिस ने तर्क दिया है कि मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर उन्हें यूपी नहीं भेजा जा सकता। बीमारी की वजह से बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी का लंबी यात्रा करना संभव नहीं है। गाजीपुर पुलिस की टीम कल सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेकर पंजाब के रोपड़ जेल पहुंची थी। यूपी पुलिस ने रोपड़ जेल अधीक्षक को नोटिस रिसीव करवाया। रोपड़ जेल के अधीक्षक ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए कहा है। मुख्तार अंसारी को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बांदा से पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। उन्हें पंजाब में दर्ज रंगदारी के एक मामले में रोपड़ जेल लाया गया था। तो कई बार कोशिश की गई कि मुख्तार अंसारी को जो है लाया जाए यूपी, लेकिन पंजाब पुलिस जो है किसी भी कीमत पर नहीं भेजना चाह रही है। और अब ये कहा गया है कि हम अपना जवाब कोर्ट में दे देंगे, लेकिन तबीयत इस तरह की नहीं है कि वो इतना लंबा ट्रैवल करे। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें, ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते हैं, तब तक कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य ये पक्का करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का हक है।